हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है क्लास 12 हिस्ट्री का। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिटाडेल और लोअर टाउन मोहनजोदारो के 2 पार्ट्स थे। ठीक है, सिटाडेल जो था वो काफ़ी हाइट में था और लोअर टाउन काफ़ी लो था। एरिया बड़ा था लेकिन काफ़ी हाइट उसकी नीचे थी, और इसका एरिया कम था लेकिन ये हाइट पे था। और ये दोनों ही जो प्लेसेस थे ये दोनों वॉल्ड हैं। वॉल्ड मतलब कि फिजिकली दोनों से एक दूसरे से अलग है। दोनों ने अपने वॉल्स बना रखी जिससे कि फिजिकली ये एक दूसरे को टच ना करे। इसने भी अपनी बाउंड्री बना रखी है, इसने भी, तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है। लेइंग आउट ड्रेन्स, अब इन लोगों ने, अब ये रहते थे तो जैसे आजकल ड्रेन्स होते हैं, तो उस टाइम भी हमें देखने को मिला कि इन्होंने, इनका काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छे से इन्होंने प्लान किया हुआ था। ये जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, रोड्स वर इन अ ग्रिड पैटर्न। ये ग्रिड पैटर्न में थे, इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जो कि इंटरसेक्ट करें, ये वैसी रोड्स थी। और इन्हीं के बीच में हमें ड्रेन्स भी देखने को मिले थे। ठीक है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि इनके रहने सहने का जो तरीका था, वो घर इनके किस टाइप के बने हुए थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि रहने की जो बिल्डिंग्स थी, दे वर सेंटर्ड विद अ कोर्टयार्ड, यानी कि बीच में एक आंगन होता था। जैसे कि आपको पता हो, सरकारी नौकरी वालों को जैसे क्वार्टर मिलते हैं ना, तो उसमें आपका कोई ना कोई जान पहचान का होगा। उसमें क्या होता है कि उनके घर होते हैं और सभी घरों के आसपास एक गार्डन टाइप का होता है, तो ये उस टाइप का ही था इनका। इनके जो थे रूम्स वो चिपके हुए थे एक साथ साथ, और बीच में आता था इनका एक आंगन। ठीक है। कंसर्न फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी का ये बहुत ध्यान रखते थे, यानी कि कोई कोई भी दूसरा घर वाला, दूसरा आदमी इनके घर में झांक ना पाए। तो इन्होंने क्या कर रखा था, कोई भी जो ग्राउंड लेवल पे रूम्स थे उनमें कोई भी खिड़की नहीं थी। खिड़की होती तो लोग झांक लेते, तो इसलिए प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे ये लोग। एंट्रेंस, जब इनकी गेट की एंट्रेंस होती थी, यानी कि जब किसी के घर में घुसते हैं तो थोड़ा सा घर दिख जाता है। अलग अलग नक्शे होते हैं, तो लेकिन इनके हर रूम्स के एक ही नक्शे होते थे कि जैसे ही एंट्रेंस करो तो आपको घर नहीं दिखेगा। इतना ये प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। एवरी हाउस हैड ओन बाथरूम, और हर घर में, हर एक कमरे में, कमरा ही पर्सनल घर होता था, तो हर घर में इनके पर्सनल बाथरूम होते थे अपने अपने। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्टिमेटेड वेल्स, यानी कि जब उन्होंने एक्सकेवेशन कर रहे थे तब उन्होंने पता लगाया, एस्टिमेट लगाया कि इन मोहनजोदारो में कितने टोटल कुएं होंगे। टोटल 700 कुएं थे। ठीक है। नेक्स्ट, जो सिटाडेल था वो कैसे बना हुआ था, उसमें सिटाडेल में वेयर हाउस भी था प्लस ग्रेट बाथ भी था। ग्रेट बाथ क्या था, एक कोर्टयार्ड था, बहुत बड़ा आंगन, उसके बीच में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का आप कह सकते हो, बहुत बड़ा। ग्रेट बाथ यानी कि इसमें पानी से भरा होता है, इसमें लोग आके नहाते थे, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर्स थे, तो इसको ग्रेट बाथ कहते थे। और इसी सिटाडेल में, यानी कि जो ऊंची हाइट पे था ना प्लेस, उसमें वेयर हाउस भी था। उसमें वेयर हाउस तो आपको पता ही होगा, गोदाम जिसमें फूड ग्रेन से स्टोर करते हैं ये लोग। तो इस शेप का, किसी भी शेप का वेयर हाउस होता था, वो ऊपर से लकड़ी का होता था, यानी कि लकड़ी को खोलें अनाज निकाल लें, और नीचे से वो ईंट का बना होता था। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में क्या आएगा कि जब 1980s में मोहनजोदारो में जैसे लोग मरने लगे थे, तो जब इनको बरी करते थे, जब इनको दफनाते थे, तो ये लोग क्या करते थे, उनके साथ ना जैसे बीड्स डाल दिए, कॉपर का मिरर डाल दिया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डालते थे, ऐसे आर्टिकल्स जो कि बहुत लोकली अवेलेबल हो, जो ज़्यादा महंगे नहीं होते थे। ठीक है। तो ये लोग ऐसे इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि महंगी चीज़ें हमें उसमें ब्यूरियल के टाइम डालनी चाहिए। उसके बाद लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज यानी कि यहाँ पे लग्जरी होती थी या नहीं होती थी, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। लोगों के पास यूटिलिटी मतलब कि नॉर्मल डेज जो से लोकल आइटम, जैसे कि क्ले पॉटरी, ये हर सबके पास होता था। क्ले क्ले होगी, टेराकोटा क्ले, तो पॉटरी भी कर ही लेंगे। ठीक है। और लग्जरीज में मोस्टली कॉस्टली मटेरियल आते थे, जो लोग बाहर से लेके आते थे आसपास के रीजन से। इसमें बहुत सा अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती थी, वो सिर्फ सिटाडेल के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि ये क्या क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे। ये बीड्स बनाते थे, शेल कटिंग, सील बनाते थे, जैसे मोहर मैंने आपको बताया, वेट मेकिंग, या वेट जैसे कि आजकल आपको पता होगा आज क्या होता है, तरह वो होते हैं ना बट्टे जैसे, जिसमें वेट्स ही कहते हैं उनको इंग्लिश में, जैसे 500 ग्राम का, 1 kg का, ऐसे जो होते हैं। तो वैसे ये भी कुछ अपने वेट्स बनाते थे कि जिससे वजन कर सके चीज़ों का। और शेल कटिंग का जो स्पेशलाइज सेंटर था, यानी कि जहाँ पे शेल कटिंग बहुत अच्छी होती थी, वो थी जगह नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको पता कैसे चला कि कौन सा सेंटर जो है ये प्रोडक्शन का है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या देखते थे कि जिनसे पता चले कि ये प्रोडक्शन का सेंटर है? रॉ मटेरियल में उन्होंने कॉपर और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो उन लोगों ने थोड़े से फिनिश मतलब अनफिनिश कर दिया, यानी कि थोड़ा सा करा फिर छोड़ दिया, जो कि ख़राब हो गए होंगे, है ना, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल जो था वो क्राफ्ट वर्क का बेस्ट इंडिकेटर होता है, यानी कि वेस्ट हम कब करते हैं, यानी जब थोड़ी सी कमी रह गई होगी, है ना। तो टेराकोटा टॉय मॉडल्स भी मिले हमें वहाँ पे। टेराकोटा किस चीज़ के? बुलक कार्ड्स के, यानी कि छोटे छोटे हमने टॉय मॉडल्स बना के रख रखे थे। इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, जब इन्होंने टॉय मॉडल बना रखे हैं इसका मतलब रियलिटी में भी इनके पास वो होगी घोड़ा गाड़ी, बैल, टांगा जिसे कहते हैं, जिससे कि ये लोग इधर उधर जाते होंगे या फिर जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करते होंगे, इधर उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, मटीरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब देखो हड़प्पन जो थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने घर कहाँ सेटल करते थे? वहाँ करेंगे। अच्छा, मानो कि आपको जैसे पतंजलि है बाबा रामदेव की, उन्होंने कहाँ अपना सेटअप कर रखा है? हरिद्वार में। अगर वो तमिलनाडु में करे तो क्या उनका चलता? नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? जड़ी बूटी वगैरह, उनकी जो दवाइयाँ हैं, औषधि है, उन सब में क्या उनको रॉ मटेरियल लगता है? क्या लगता है? सारा पहाड़ से मिलता है ना सामान। तो वो अगर तमिलनाडु में करते या साउथ इंडिया में करते तो क्या उनको मिल पाता? मिलता तो सही, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा लग जाती ना, वहाँ से वहाँ आने में टाइम वेस्ट, उनका मनी वेस्ट। तो इसलिए हमेशा बिजनेसमैन कहाँ अपना वो सेटअप करते हैं? जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो वैसे ही हड़प्पन लोग भी वही करते थे, अपने सेटलमेंट वहाँ इस्टेब्लिश करते थे जहाँ उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। और कभी कभी एक्सपेडिशन भेज देते थे। मान लो जैसे कि हर बार नहीं होता, जैसे पतंजलि वाला, ज़रूरी नहीं है उनको कोई मटेरियल बाकी इंडिया में से ना मिले, मतलब ना चाहिए हो। कोई कोई चीज़ें तो होंगी जो उनको बाकी इंडिया से भी, साउथ इंडिया, ईस्ट वगैरह से चाहिए होती होगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एक्सपेडिशन पे भेज देते हैं। वैसे ही हड़प्पन्स क्या करते थे? एक किसी भी पर्सन को, एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक ऐसे जर्नी पर भेजना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो ऐसे एक्सपेडिशन पे लोगों को भेज देते थे, जैसे कि कभी राजस्थान भेज दिया कॉपर मंगाने के लिए, साउथ इंडिया भेज दिया, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस है, वहाँ भेज दिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, बहुत अलग अलग देशों से या डिस्टेंट लैंड से इनका कॉन्टैक्ट था। हाँ, ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि ओमानी कॉपर, ओमान का जो कॉपर था, और हड़प्पन के आर्टिफैक्ट्स थे, जो भी सील, ठीक है, टॉय मॉडल्स, ये सब थे, इनमें ना हमें ट्रेसेस ऑफ निकल, यानी कि दोनों में सेम टाइप ऑफ निकल मिलता है। और ये कैसे पता चला सेम टाइप? क्योंकि जब हमने केमिकल टेस्ट करा, इन लोग आर्कियोलॉजिस्ट ने केमिकल टेस्ट करा, तब पता चला कि सेम टाइप ऑफ निकल इन दोनों में मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इन दोनों के रिलेशंस कुछ रहे होंगे, ये लोग कांटेक्ट में होंगे। हैं, अब देखो कैसे, ये एक जार है, इसके अराउंड पूरी ब्लैक क्ले की कोटिंग हुई हुई है। ये हमें कहाँ मिला? ये हमें मिला ओमानी साइड्स में। और जबकि ये क्ले जो इसके बाहर क्ले लगी हुई है वो थी हड़प्पा की, तो हमें वो वहाँ कैसे मिल गया? और ये क्यों लगाते हैं हम क्ले? जिससे कि पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स, यानी कि जो भी इसके अंदर लिक्विड कंटेंट जो भी आप डालो वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो हो सकता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, बट हो सकता है हड़प्पन्स पॉसिबली एक्सचेंज द कंटेंट फॉर ओमानी कॉपर। हो सकता है कि हड़प्पन्स ने इसके कंटेंट उनको दिया और उसके बदले में ओमानी कॉपर ले लिया हो। इससे बार्टर सिस्टम होता है, चीज़ के बदले चीज़। ठीक है, सुमेरियंस रेफर ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा। सुमेरियंस कौन थे? जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन के थे लोग। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने टेक्स्ट में, इनके जो टेक्स्ट जैसे हड़प्पन के टेक्स्ट मिले, वैसे इनके जो टेक्स्ट थे उसमें ये लिखते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो मेलुहा के साथ भी है। मेलुहा उनकी लैंग्वेज में इंडस सिविलाइजेशन को बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स। सील वही हो गई मोहर, जैसे कि मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया, मैंने इसमें अपनी मोहर लगा दी तो मेरे साइन हो गए एक तरीके से, और उससे ये भी पता चल जाता था कि सेंडर कौन है, एड्रेस क्या है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स जो थी वो आज तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब वो दूसरी कोडिंग में, सिंबल्स में लिखी हुई है, उसको हमने अपनी लैंग्वेज में डेसिफर नहीं किया है, मतलब समझा नहीं है। अच्छी बात है नहीं किया, अगर कर लिया होता तो क्या पता हमें आज सिलेबस में वो भी पढ़नी पड़ती। ठीक है, अनडेसिफर है क्यों? क्योंकि उसमें ना 375 से लेकर 400 साइंस हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट, वैसे तो शॉर्ट स्क्रिप्ट्स होती थी जो भी इधर उधर भेजनी होती थी, लेकिन जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट होती थी उसमें 26 साइन होते थे। और हाँ, इस स्क्रिप्ट में
हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, उस स्क्रिप्ट में हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हड़प्पन सील्स में क्या होता था, नाम होता था और टाइटल होता था, ओनर का लाइंस में लिखते थे, ठीक है। कभी कभी उन सील्स में मोटिव भी दिख जाता था। मोटिव एक जानवर का नाम है, जानवर बना होता था। ये उन लोगों के लिए होता था जो कि पढ़ नहीं पाते थे या पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, तो ऐसे महसूस करके देख लेते थे। और वेट्स यानी कि जो बट्टे होते थे, वजन होते थे, उनमें एक पत्थर होता था, उसका नाम था चर्ट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैलेसेस और किंग्स, यानी कि पैलेसेस और किंग्स कौन होते थे, मतलब कि वहाँ पे डिसीजन कौन लेता था यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो ऐसा माना जाता है कि कोई राजा हुआ होगा, कोई राजा लेता, पर नहीं, ऐसा कोई डिसीजन लोग सोचते हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं। एक यहाँ पे एक मूर्ति मिली है प्रीस्ट किंग की, तो ऐसा पॉसिबली हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वही डिसीजन लेता हो। पर हाँ, एक अंदाज़ा ये भी है कि लोग इकट्ठा होकर खुद अपने डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, पेड़ काटने पड़ गए हो, बाढ़ आ गई हो, आग लग गई हो, ड्रॉट पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, ये सब सारे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे चीज़ें हुई होंगी, कारण होगा एंड ऑफ द सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, बाकी पार्ट 2 में इतना ही। बाकी जो भी चैप्टर में बच